नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। इस लेक्चर में मैं मध्यकालीन इतिहास को डिस्कस कर रहा हूं दोस्तों। इसके प्रीवियस लेक्चर्स आप देखना बिल्कुल ना भूलें, उसमें मैंने गुलाम वंश को सारा डिस्कस कर चुका हूं, डिटेल में डिस्क्राइब किया हूं, जो कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से है दोस्तों। जो एग्जाम ओरिएंटेड बिल्कुल आपको पढ़ने और समझने में आसानी जाए, फिर आपके पास बुक होगी तो आप उसको बेहतरीन तरीके से याद कर सकते हैं। तो आइए शुरू करेंगे। इस लेक्चर में हम खिलजी वंश डिस्कस करेंगे, है ना। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश दिल्ली की गद्दी पे आया था, दिल्ली सल्तनत में शामिल हुआ था। तो खिलजी वंश के बारे में जान लेते हैं। तो मध्यकालीन भारत का एक राजवंश है खिलजी वंश, है ना। दिल्ली की सत्ता पर इसने 1290 से लेके 1320 तक के यानी 30 साल शासन किया है दोस्तों। खिलजी वंश ने 30 साल शासन किया है। दिल्ली की मुस्लिम सल्तनत में दूसरा परिवार था ये। दिल्ली की मुस्लिम सल्तनत में दूसरा परिवार कहलाया है। क्यों? पहला परिवार गुलाम वंश, है ना, दूसरा परिवार कहलाया दोस्तों। और इसमें क्या हुआ, खिलजी वंश ने गुलाम वंश के अंतिम शासक, ये देखो यहां लिखे हुए थे अपने, गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर्स, इसको बादशाह क्यूमर्स भी लिखा है कई जगह, बादशाह क्यूमर्स की हत्या करके दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी दोस्तों। दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। तो अपने को डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कहता हूं, खिलजी वंश की स्थापना की थी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो जलालुद्दीन खिलजी था। यहां पे लिखा हुआ है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, ये खिलजी वंश का संस्थापक था। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो जलालुद्दीन खिलजी या जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था दोस्तों। तो जलालुद्दीन खिलजी ने तत्कालीन शासक, गुलाम वंश का अंतिम और तत्कालीन शासक शमसुद्दीन कैमूर्स की हत्या कर 1290 में किलो खरी देखो यहां लिखा हुआ है, ये किलो खरी में स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया इसने। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 70 वर्ष की उम्र में, काफी ज्यादा उम्र का था ये, 70 वर्ष की उम्र में 13 जून 1290 को, तारीख कौन सी है वो, 13 जून 1290 को दिल्ली की गद्दी पर बैठा। उसके बाद क्या होता है, जलालुद्दीन खिलजी का राज्य अभिषेक कैकुबर द्वारा, किसके द्वारा? कैकुबार द्वारा बनाए गए किलो खरी उसने बनाया था। किलो खरी के महल में हुआ था। और उसने अपनी राजधानी किलो खरी को बनाया था। किसने? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी राजधानी किलो खरी को बनाया था। वही यहां पे लिखा हुआ है। समझ में आया जो मैंने बताया? बहुत आसान है, क्वेश्चन कैसे ही बन सकता है। अगला फैक्ट देखते हैं फिर क्या होता है दोस्तों। उसके बाद क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी आता है दोस्तों। तो जलालुद्दीन खिलजी की हत्या उसका भतीजा और दामाद भी था। उसका भतीजा था और उसकी बेटी से विवाह कर लिया था तो दामाद हो गया। तो उसका भतीजा या दामाद ने कर दी थी दोस्तों, है ना। जलालुद्दीन की हत्या उसके भतीजा और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कर दी 22 अक्टूबर 1296 में। 22 अक्टूबर 1296 में कर दी दोस्तों। 12 अक्टूबर 1296 में कर दिया। दिल्ली का सुल्तान बनता है कौन? अलाउद्दीन खिलजी। देखो यहां वही लिखा हुआ है, जलालुद्दीन की हत्या 1296 में उसका भतीजा या दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कहां करी? तो कड़मनिकपुर प्रयाग में कर दी उसकी हत्या। अब हत्या करने के बाद ये बन गया वहां का दिल्ली सल्तनत का शासक बन गया दोस्तों। तो 22 अक्टूबर 1296 में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बनता है दोस्तों। तो अलाउद्दीन के बचपन का नाम था अली, देखो यहां लिखा हुआ है, अलाउद्दीन के बचपन का नाम था अली तथा गुरसस्प था। याद रखना है, पूछा जा सकता है। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम था अली या गुरसस्प था दोस्तों, है ना। इसने अपने सिक्के में सिकंदर सानी अर्थात द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी। ये कहता था मैं सिकंदर बनूंगा, सिकंदर सानी
अर्थात द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण करी थी दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी तो था, इसका वास्तविक नाम अली, यही वाला जो लिखा हुआ है यहाँ पे, अली गुरसप था, यहाँ लिखा हुआ देखो, इसका वास्तविक नाम अली गुरसप था, है ना। तो ये जिसने 1296 से लेके 1316 तक के, ये जो इसकी बता रहा हूं मैं अलाउद्दीन खिलजी की, 1296 से लेके 1316 तक दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश का दूसरा सबसे अत्यंत महत्वाकांक्षी शासक था दोस्तों। उसका साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर, इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, अफगानिस्तान से लेकर उत्तर मध्य भारत तक फैलाया, है ना, फैलाया। इसके बाद इसका बड़ा भारतीय यानी इसके बाद इतना बड़ा भारतीय साम्राज्य अगले 300 साल तक कोई भी शासक स्थापित नहीं कर पाया, यानी इसने करा था। उसके बाद आगे और 300 साल बाद करे हैं, लेकिन इसका नाम आता है। तो इसके बारे में अपने को पढ़ना है, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। उसके बाद देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने और स्थायी सेना की नींव रखी थी इसने, काहे कि नगद वेतन देता था, नगद वेतन और स्थायी सेना की नींव रखी थी। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल स्थायी सेना थी, बताओ, इतनी बड़ी सेना थी इसके पास। तो ये क्वेश्चन अपने को पता रहना चाहिए, है ना। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल सेना थी, सबसे विशाल सेना थी। ये एक फैक्ट समझ में आ गया होगा तुमको। घोड़ा दागने और सैनिक को हुलिया खिलाने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने ही करी थी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कई बार, घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। घोड़ा दागने का मतलब यहाँ पे ये है दोस्तों, पहचान से, ब्रांडिंग से, घोड़ों की भी ब्रांडिंग बना दिया था उसने, है ना। और ये सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा, वो भी ब्रांडिंग से रिलेटेड है ना। तो घोड़ों और सैनिकों के लिए ब्रांडिंग व्यवस्था करा था इसने। तो उसने क्या किया था, घोड़ों को अलाउद्दीन खिलजी ने जो सैनिक थे, जो सैनिक थे वहां चिन्हांकित करते थे और दागते थे, चिन्हांकित करते थे, है ना। तो सैनिकों में भी वैसा किया था उसने और घोड़ों में भी वैसे ही किया था। जो अलग सैनिक थे उनका अलग व्यवस्था बनाया था और जो घोड़े थे उनकी अलग व्यवस्था बनाया था। तो यही वाली एक व्यवस्था है जिसको बोला गया है हुलिया। शब्द का अर्थ है किसी व्यक्ति का रूप में चिन्हित करना, है ना, यही बताया गया है यहाँ पे। अगला फैक्ट देखते हैं अपन। अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर, जो भू राजस्व क्या होता था आप तो जानते हैं, जो शासन होता था, शासन को भूमि के लिए भुगतान योग्य धन राशियां, है ना, राशियों को एकत्रित करना, है ना। तो भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया, यानी 50% बोल सकते हैं उसको अपन। तो सुल्तान जो था वो भू राजस्व का उपज को बढ़ाकर 50% कर दिया था इसने, भू राजस्व की उपज को बढ़ाकर 50% कर दिया था। क्वेश्चन आता है, अगला फैक्ट देखो, इसने क्या है, खम्स क्या है दोस्तों? खम्स क्या होता था? ये खम्स का मतलब होता है यहाँ पे लूटा हुआ धन, लूटा हुआ धन। खम्स का मतलब अपन ये भी बोल सकते हैं कि इस्लामिक राज्य के लिए आय का एक स्रोत था। ये जो खम्स था इस्लामिक राज्य के लिए आय का एक स्रोत था। तो इसने खम्स यानी लूट का धन, इन लोग धन जाके लूट के लेके आते थे, तो लूट का धन का सुल्तान का हिस्सा 1/4 यानी 1/4 भाग से के स्थान पर 3/4 कर दिया था। 1/4 भाग के स्थान पर 3/4, यानी ये पूरा 100% हिस्सा है दोस्तों। तो इसको पहले वो 1/4 लेता था, लेकिन उसके बाद इसने क्या किया, 4 होते हैं, है ना, टोटल 4 में से उसने क्या किया कि 3/4 लेना शुरू कर दिया और 1/4 जो लूट के लाते थे उनको देता था। तो समझ में आ गया है। तो यहाँ वही लिखा हुआ है, इसने लूट के धन सुल्तान का हिस्सा 1/4 से बढ़ाकर इसने 3/4 कर दिया कि 3/4 सुल्तान को आएगा, बाकी तुम लोग रखो। आया समझ? अगला है, इसने व्यापारियों के बेईमानी रोकने के लिए, जो व्यापारी होते थे वो बेईमानी करते थे, तो बेईमानी रोकने के लिए कम तौलने वाले, जैसे बेचते समय कम तौलते हैं कि नहीं, कम तौलने वाले व्यक्तियों के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया कि जो लोग बेईमानी कर रहे हैं तो उनके शरीर से मांस काट के ले आओ, यानी वो बेईमानी नहीं करें, है ना, इसलिए ऐसा आदेश दिया। इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मूल्य नियंत्रण प्रणाली किसने शुरू किया था? तो वो किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। मूल्य नियंत्रण प्रणाली एक ऐसी प्रणाली होती है, सरकार जो होती है, जो वहां का सुल्तान जो होता है, यानी सुल्तान द्वारा लागू की गई एक आर्थिक नीति होती है दोस्तों, जो वस्तु और सेवाओं के मूल्य के लिए न्यूनतम
है ना, और अधिकतम निर्धारित करती है कि किसका न्यूनतम रहेगा, किसका अधिकतम रहेगा। जैसे अभी भी तो होता है, किसका ज़्यादा से ज़्यादा कितना रेट रख सकते हैं, ज़्यादा से कम कितना रेट रख सकते हैं। वही वाला उपभोक्ता के लिए अधिक किफ़ायती बनाने के लिए, जो उपभोक्ता है ना वहाँ के जो लेने वाले लोगों के लिए अधिक किफ़ायती बनाने के लिए एक प्रणाली होती थी। तो क्वेश्चन आता है, मूल्य नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अगला है, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी जो है अपना साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था, तो बढ़ाने के लिए सब वो अभियान कर रहा था। उसने दक्षिण भारत का अभियान किया, है ना, उत्तर भारत का अभियान किया, और सब दक्षिण में। तो ये अभियान के बारे में बताया, तो उसके बारे में मैं बताता हूँ। आप देखो दोस्तों, यहाँ से जो है अलाउद्दीन के उत्तर भारत और दक्षिण भारत के अभियान शुरू होते हैं। तो मैं कुछ अभियान यहाँ पे लिख नहीं रखे, तो मैं उसको आपको बोल बोल के बता देता हूँ। तो उसने सबसे पहले क्या किया, उत्तर भारत में एक गुजरात अभियान किया दोस्तों। गुजरात अभियान, इस समय गुजरात का एक शासक हुआ करता था। उस समय गुजरात का शासक राजा कर्णदेव बंगल, जिसे राय कर्ण भी बोलते थे, राय कर्ण भी बोलते थे। इस अभियान के दौरान अलाउद्दीन ने मलिक कफूर नामक हिजड़े को 1000 दिनार में खरीदा था। मलिक कफूर नामक हिजड़े को 1000 दिनार में खरीदा था, इसीलिए मलिक कफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। इसीलिए मलिक कफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। एक अभियान ये हुआ उसका, गुजरात अभियान। दूसरा अभियान था रणथंभौर का अभियान, जो 1301 में उसने रणथंभौर का अभियान किया। इस अभियान में हमीर देव, वहां का राजा था हमीर देव, है ना। उस अभियान में वहां का राजा था हमीर देव को पराजित किया, और वहां पे रानियों ने सामूहिक रूप से पहली बार जोहर किया था, है ना। रणथंभौर अभियान के दौरान उसने हमीर देव, वहां का शासक या राजा हमीर देव को पराजित किया, और वहां की रानियों ने सामूहिक रूप से पहली बार जोहर किया था। उसके बाद तीसरा अभियान है दोस्तों चित्तौड़गढ़ अभियान, जो 1303 में किया था। चित्तौड़गढ़ अभियान, इस अभियान के दौरान राणा रतन सिंह, वहां का राजा, चित्तौड़गढ़ का राजा था राणा रतन सिंह, है ना। राणा रतन सिंह ने उससे काफी लड़ाई करी, बहुत ज्यादा लड़ाई करी, लेकिन अलाउद्दीन ने वहां पे उसके साथ यानी अलाउद्दीन ने उससे लड़ाई करी, और राणा रतन सिंह ने उससे लड़ाई करी। लड़ाई के बाद जो है धोखे से राणा रतन सिंह को मार दिया गया, और राणा रतन सिंह मर गए। उसके बाद वहाँ की रानी थी पद्मावती, वहाँ की रानी, चित्तौड़गढ़ की रानी थी पद्मावती। पद्मावती ने जोहर कर लिया दोस्तों, पद्मावती ने जोहर कर लिया, है ना। इसी के ऊपर मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत नामक ग्रंथ लिखा है दोस्तों, जो अपन पिक्चर भी देखे होंगे पद्मावती, उस ग्रंथ से ही सुन के लिख के बनाई गई है। तो मैंने क्या बताया, 1313 में चित्तौड़गढ़ अभियान किया किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने इस अभियान के दौरान चित्तौड़गढ़ का राजा था राणा रतन सिंह से उसने लड़ाई किया, धोखे से राणा रतन सिंह को मार दिया, और वहां की रानी पद्मावती थी, पद्मावती ने जोहर कर लिया, और मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत नामक ग्रंथ की रचना की है उसी के ऊपर। 3 अभियान समझ में आ गए, है ना। और उसके बाद क्या हुआ, चित्तौड़गढ़ को जीत लिया था अलाउद्दीन खिलजी ने, तो चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर उसने क्या कर दिया, उसका नाम कर दिया क्या, खिजराबाद कर दिया। चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया। तो खिजराबाद नाम क्यों रखा, तो उसका दूसरा पुत्र था एक, यानी उसका एक पुत्र था खिज्र, उसका एक पुत्र था खिज्र, तो खिज्र के नाम पर ही रख दिया दोस्तों, है ना। उसका एक पुत्र था खिज्र, है ना, उसका एक पुत्र था खिज्र, तो खिज्र के नाम पर ही रख दिया खिजराबाद, है ना। अलाउद्दीन खिलजी का एक पुत्र था खिज्र, तो उसी के नाम पे खिजराबाद रख दिया। तो ये थे कौन से अभियान जो मैंने बताया, उत्तर भारत के अभियान। उसके बाद एक और अभियान आता है चौथे नंबर में, मालवा अभियान किया दोस्तों इसने। यहाँ पर महलक देव, वहाँ का राजा था महलक देव को पराजित कर मालवा को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया इसने, तो मालवा अभियान भी खत्म। उसके बाद 5वें नंबर का अभियान था एक वरंगल अभियान। ये वरंगल अभियान उसने 1310 में किया था, है ना। तो इस समय वहां का राजा था, ये दक्षिण भारत के अभियान शुरू हो गया। 5वां अभियान जो मैं बता रहा हूँ ये दक्षिण भारत का था। तो 1310 में वरंगल अभियान किया। इस समय वहां का राजा था रुद्र प्रताप देव था। इसी अभियान के दौरान मलिक कफूर को कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था दोस्तों। जो दक्षिण भारत का वरंगल अभियान था, यहाँ का राजा रुद्र प्रताप देव था, और इसी अभियान के दौरान मलिक कफूर को कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था। उसके बाद अगला 6वां अभियान दक्षिण भारत का, वो अभियान था होय
होयसला अभियान, है ना। होयसला अभियान जो था, इस अभियान के दौरान अलाउद्दीन को प्रचुर मात्रा में धन संप्रदाय मिली, धन दौलत लूटे। इस अभियान के दौरान उन्होंने प्रचुर मात्रा में धन दौलत लूटे और वहां पे ही दक्षिण में था ये अभियान। तो मदुरई में मीनाक्षी देवी का जो मंदिर है, मीनाक्षी माता का जो मंदिर है, उसको भी लूटा दोस्तों। वहां से भी काफी धन दौलत इन्होंने लूटे थे, है ना। और जो आपको बता दूं, जो मीनाक्षी मंदिर है मदुरई में, जो मीनाक्षी मंदिर है वहाँ पार्वती देवी की प्रतिमा है, पार्वती माता की प्रतिमा है, पार्वती देवी माता की प्रतिमा है। तो ये कुछ अभियान थे जो मैंने आपको बोल के बता दिया। अब हम यहाँ से ही डिस्कस करते हैं तो आपको समझ में आएगा, आसानी जाएगी। मैंने एक बार बोल के बता दिया, बाकी आप तो पढ़ोगे ही दूसरी बुक से। दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट, दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को भेजा था। तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला सुल्तान था। उत्तर भारत के विलय के बाद, जब उसने उत्तर भारत को जीत लिया था, उत्तर भारत के विलय के बाद अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत की अधीनता के लिए अपने सेनापति मलिक काफूर की कमान में एक सैन्य अभियान शुरू किया और उसको भेजा था। दोस्तों ये फैक्ट समझ में आ गया। अगला फैक्ट है जमायत, है ना। इसको जमात भी बोलते हैं, जमात खाना मस्जिद, जमायत या जमात खाना मस्जिद। यह इसको खिलजी मस्जिद भी बोलते हैं। दिल्ली की सबसे पुरानी मस्जिद में से एक है ये। इसका निर्माण 1315 से 1325 ईस्वी में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, है ना। तो जमायत खाना मस्जिद पूछा जा सकता है कहाँ पर है। जमायत नहीं है, जमात ऐसा भी लिखा हुआ है कई बुकों में, जमात खाना मस्जिद कहाँ पर है, दिल्ली में है। अगला है अलई दरवाजा, अलाई दरवाजा है, अलाई दरवाजा। ये जो कुतुब मीनार के गेट को कहते हैं अलाई दरवाजा दोस्तों। तो इसका निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाई दरवाजा कुतुब मीनार परिसर में मरहौली दिल्ली में स्थित है ना। तो ये अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। सीरी के किले का निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था दोस्तों। सीरी का किला कहाँ पर है, ये दिल्ली में है। सीरी का किला, इसका निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। हजार खंबा महल फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ये हजार खंबा महल कहाँ पर है, फतेहपुर सीकरी में स्थित है हजार खंबा महल। 4 मंजिल महल की वास्तुकला, यानी 4 मंजिल है उसमें। तो हजार खंबा महल कहाँ पर है, फतेहपुर सीकरी में है। तो इन सब चीज़ों का निर्माण किसने करवाया था, इस अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। इसके अलावा रूमी दरवाजा का निर्माण भी करवाया है इसने, है ना। रूमी दरवाजा का निर्माण भी करवाया है। लखनऊ में है ये रूमी दरवाजा, कहाँ पर है, लखनऊ में है रूमी दरवाजा, जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ये फैक्ट भी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट फैक्ट है अलाई दरवाजा इस्लामिक वास्तुकला का रत्न कहते हैं, क्योंकि इतना अच्छा बना हुआ है ना, इसलिए उसको अच्छा बना हुआ है वो, है ना। गुंबद वाले गेट हाउस बने हुए हैं और बहुत सारी जबरदस्त चीजें हैं उसमें। इस कारण इसका निर्माण कब हुआ था, 1311 में। इसलिए इसको इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है, याद रखना है किसको, अलाई दरवाजा को। अगला फैक्ट है दैवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन ने चलाया था। ये फैक्ट क्या है मैं इसको बताता हूं आपको, है ना। तो ये क्या है, क्वेश्चन अपने को ऐसा आ सकता है, राजाओं के दैवीय अधिकार के सिद्धांत के समांतर राजस्व का सिद्धांत तैयार करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था, तो वो अलाउद्दीन खिलजी था। क्वेश्चन की वैरायटी को समझो, यानी प्रकृति को समझो, कैसा पूछेगा। राजाओं के दैवीय अधिकार के सिद्धांत के समान राजस्व का सिद्धांत तैयार करने वाला पहला मुस्लिम शासक अलाउद्दीन खिलजी था दोस्तों, है ना। तो क्या था ये, तो राजाओं का दैवीय अधिकार या राजस्व का दैवीय अधिकार सिद्धांत शाही और राजनीतिक वैधता का एक राजनीतिक और धार्मिक सिद्धांत था। यह दावा करता था कि राजा किसी सांसारिक अधिकार के अधीन नहीं है, उसे शासन करने का अधिकार सीधे ईश्वर की इच्छा से प्राप्त होता है, ये था ये सिद्धांत। आ गया होगा आप लोगों को समझ। अगला फैक्ट है, सिकंदर ए सानी की उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने विभूषित किया था। तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी जो था, ये खिलजी वंश का दूसरा सम्राट था और इसका सपना था कि दुनिया को जीतना चाहता था। इसका सपना था कि मैं दुनिया को जीतना चाहता था, ये पूरी दुनिया को जीतना चाहता था। इसीलिए सिकंदर ए सानी या दूसरा सिकंदर की उपाधि धारण की थी इसने। सिकंदर ए सानी या दूसरा सिकंदर
सिकंदर की उपाधि धारण की थी? डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना है। अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी उपाधि धारण की थी? दूसरा सिकंदर या सिकंदर ए सानी की। अगला है अलाउद्दीन मलिक याकूब मलिक का याकूब को दीवान ए रियासत नियुक्त किया था। दीवान ए रियासत नियुक्त किया था। तो दोस्तों क्या था ये, क्या था? तो बाजार की व्यवस्था देखने के लिए एक नया विभाग बनाया गया था। उस विभाग का नाम था दीवान ए रियासत। दीवान ए रियासत का गठन किया गया था। सुल्तान के विश्वास पात्र याकूब को इसका प्रधान सदरे रियासत बनाया गया था। उसको है ना, उसको नियुक्त किया गया था और उसने सभी सामानों के लिए अलग अलग बाजार की व्यवस्था की थी दोस्तों, है ना, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो उसने एक विभाग ही बना दिया था, दीवान ए रियासत, है ना। इसको किसको नियुक्त किया था? अलाउद्दीन मलिक याकूब को दीवान ए रियासत नियुक्त किया था, याद रखना है। अलाउद्दीन मलिक याकूब को दीवान ए रियासत नियुक्त किया था। ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है, ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है, इतना याद रखना है ना, इतना याद रखना है। ये पूछा जा सकता है किसको? ये दीवान ए रियासत क्या था? तो वही मैंने बता दिया क्या था। एक विभाग बनाया था, बाजार की व्यवस्था देखने के लिए नए विभाग का गठन किया गया था। तो इसके बारे में ही पढ़ेंगे अपन, है ना। आगे और पढ़ेंगे, इधर लिखा हुआ है उसके बारे में, देखो यहाँ पे ये अभी तो इतना ही याद रखें। अगला है अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीस नामक अधिकारी को वस्तुओं की परमिट जारी करता था। जो वस्तुओं की परमिट जारी करता था दोस्तों, जो क्या करता था, ये देखो ये वाला फैक्ट पढ़ रहे हैं अपन, है ना। अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीस नामक अधिकारी वस्तुओं की परमिट जारी करता था। तो अलाउद्दीन ने क्या किया? अलाउद्दीन ने परवाना नबीस नामक अधिकारी की नियुक्ति की। अलाउद्दीन ने परवाना नबीस नामक अधिकारी की नियुक्ति की। इसका कार्य होता था कि तसबीहस तबरेज, है ना, माबरी, सुनहरी जरी, जो जरी होती जरी, सुनहरी जरी, देवगिरी रेयात और खुज्जे दिल्ली एवं कमरवाद जैसी वस्तुओं को बेचने के लिए, कमरवाद जैसी वस्तुओं को बेचने के लिए फरमान यानी नवीस परमिट जारी करता था। तो बिना परमिट के ना आप खरीद सकते हैं, नहीं बिना परमिट के आप बेच नहीं सकते, वो चीज़ बताई गई है। तो ये अपने को याद रखना है, डायरेक्ट आ सकता है। अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीस नामक अधिकारी को परमिट जारी करने के लिए रखा था। अगला फैक्ट देखते हैं, सहाना ए मंडी यह खाद्यान्नों को बिक्री हेतु लाया गया था दोस्तों। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कई बार। तो क्या है ये? तो सहाना ये मंडी, कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है दोस्तों, सहाना ये मंडी। तो इस बाजार नीति के तहत सहाना ये मंडी को बाजार का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया, है ना। सहाना मंडी इस नीति आई थी एक, तो इस नीति के तहत सहाना मंडी को बाजार का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया था। यह पर्यवेक्षक बाजार का अधीक्षक कहलाया और अधीक्षक था, जिसने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शुरू की गई बाजार नीति के तहत बनाया गया था। यह बाजार को नियंत्रित करने के लिए अलाउद्दीन द्वारा दिए गए आर्थिक सुधारों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक था। समझ में आया क्या बोला मैंने? यह बाजार को नियंत्रित करने के लिए अलाउद्दीन द्वारा दिए गए आर्थिक सुधारों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक था। तो ये वही सहाना ए मंडी खाद्यान्नों को बिक्री हेतु लाया गया था, खाद्यान्नों की को बिक्री हेतु लाया गया था। याद रखना ये क्या था, तो है ना, क्या था, तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कई बार। सहाना ए मंडी क्या था। उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है सराय ए अदल। तो क्या था दोस्तों? तो अलाउद्दीन के शासनकाल के दौरान कपड़ा बाजार को सराय ए अदल के नाम से जाना जाता था। कपड़ा बाजार था एक प्रकार का, ये उसको क्या कहा जाता था? सराय ए अदल। यहाँ पर जो कपड़ा बाजार होता था उसको सराय ए अदल के नाम से जाना जाता था। तो इसमें होता क्या था? तो यहाँ पर वस्त्र हो गया, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक का तेल, अन्य निर्मित वस्तुएं बिकने के लिए आती थी दोस्तों।
अन्य निर्मित वस्तुएं बिकने के लिए आती थी। तो ये सराय ए अदल क्या था? तो सराय ए अदल अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान कपड़ा बाजार को कहा जाता था, याद रखना है। अगला फैक्ट देखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी हमको जियाउद्दीन बर्नी की कृति तारीखे फिरोज शाही से मिलती है दोस्तों। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं जियाउद्दीन बर्नी के बारे में, तो जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख ए फिरोज शाही लिखी है दोस्तों। तो जो जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है ना, जियाउद्दीन बर्नी एक मुस्लिम राजनीतिक विचारक था जो मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान रहता था, है ना। किसके शासनकाल के दौरान रहा है ये? तो ये रहा है किसके शासनकाल के दौरान? मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान रहता था। लेकिन हमको उस कृति से हमको ये जानकारी भी मिली है कि इस टाइम पे कैसा क्या चलता था करके, है ना। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, कई बार याद रखना है। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बर्नी की कृति तारीखे फिरोज शाही से मिलती है। कभी ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है, जियाउद्दीन बर्नी ने कौन सी किताब लिखी है? तो तारीखे फिरोज शाही। अगला है खजाइनुल फतूह अमीर। खजाइनुल फतूह अमीर, उसको बोल सकता हूं मैं खजाइन उल फतूह, खजाई उल फतूह, है ना, उसको बोल सकता हूं मैं खजाइन उल फतूह। तो दोस्तों आपको तो पढ़ते आता है अच्छे से, तो पढ़ लीजिए, मेरे को पढ़ने में थोड़ी सी गड़बड़ आ रही है ना। तो यहाँ पे जो लिखा है और जो अलग लिखा रहते हैं, कुछ बुकों में अलग लिखे रहते हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। खजाइन उल फतूह ये क्या है? ये अमीर खुसरो के द्वारा लिखे गया एक ग्रंथ है दोस्तों, है ना। एक ग्रंथ है जिसका नाम एक और मिलता है, इसका एक और नाम मिलता है, इसका एक और नाम मिलता है तारीख ए अलाई। तारीख ए अलाई मिलता है। ये किसने लिखा है? तो ये अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया है ना। किसने लिखा है? ये क्वेश्चन आ सकता है। तारीख ए अलाई किसने लिखा है? तो अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई है, ये याद रखना है, अमीर खुसरो के द्वारा। इसके अलावा रिहाला किसने लिखा है अगर क्वेश्चन आता है दोस्तों? तो ये लिखा है बतूता ने, इब्न बतूता एक मुस्लिम यानी मोरक्को यात्री था दोस्तों। जो मोरक्को देश है ना, अपन पढ़े होंगे आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी में, मोरक्को यात्री है ना, जो एक मुसलमान विद्वान और यात्री था जिसने रिहाला नामक अपनी यात्रा का वर्णन किया है। तो उसमें बताया है रिहाला एक यात्रा और यात्रा वतन में उसमें कई सारी चीज़ मिली हुई है। तो जब अपने भारत आया था, तो भारत में आने के बाद यहाँ के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में भी बेहद समृद्ध और दिलचस्प विवरण प्रदान करता है हमको। तो उसने लिखा है रिहाला। इब्न बतूता ने मोरक्को यात्री था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। अगला फैक्ट है फुतूहस लातीन, है ना। इसको ऐसा भी बोलते हैं फुतू उस सलातीन। मध्यकालीन भारत का शाहनामा कहते हैं इसको क्या कहते हैं? ये वाला जो बता रहा हूं मैं, इसको मध्यकालीन भारत का शाहनामा कहते हैं, है ना। इसको मध्यकालीन भारत का शाहनामा कहते हैं, फुतू उस सलातीन, है ना। इसको मध्यकालीन भारत का शाहनामा कहते हैं। इसको किसने लिखा है दोस्तों? ये पुस्तक है अब्दुल मलिक इस्लाम द्वारा लिखी गई है ना। अब्दुल मलिक इस्लामी, ये इस्लामी जो लिखा हुआ है ना, ये है अब्दुल मलिक इस्लामी, इसका पूरा नाम था। 14वीं शताब्दी में लिखी गई है। भारतीय इतिहासकार और दरबारी कवि थे ये वहाँ के। तो उनने बताया फारसी भाषा में लिखा हुआ है दोस्तों, ये है ना, फारसी भाषा में लिखा गया है पुस्तक, है ना। तो ये समझ में आ गया। 3 पुस्तक का नाम याद रखना है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है। जियाउद्दीन बर्नी वाला ये तारीख फिरोज शाही एक ये, और एक ये वाला जो बताया मैंने ये अमीर खुसरो, और रिहाला किसने? तो इब्न बतूता। और ये वाला जो बताया मैंने नाम इसका, ये अब्दुल मलिक इस्लामी के द्वारा। ये फैक्ट समझ में आ गया। अगला फैक्ट देखते हैं, मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने के लिए, काय के लिए? मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने के लिए मुहतसिब यानी सेंसर एवं नाजीर नाप तौल अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका थी दोस्तों। मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने के लिए, काय के लिए? मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने के लिए मुहतसिब यानी सेंसर एवं नाजीर नाप तौल अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो नाजीर क्या था? तो देख रेख करने वाला होता था, निरीक्षक या देख रेख करने वाला, उसे नाजीर कहते थे। नाप तौल की देख रेख करने वाले के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी, उसे ही नाजीर कहा जाता था।
है ना, उसे ही नाजिर कहा जाता था। और मुहतसिब कौन था ये? तो मुहतसिब जवाबदेही था, जो जवाब देता था, है ना, अरबी भाषा का शब्द है ये। जवाबदेही, जो कोई चीज का जवाब देना, है ना, भलाई का आदेश देना, बुराई को रोकना, उसको देख रेख करता था ये सब चीज की, कि इन लोग गलत तो नहीं कर रहे हैं, नाप तोल वाले, है ना, नाप तोल वाले कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे हैं, ये तो नहीं कर रहे हैं। इसलिए मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने के लिए मुहतसिब, सेंसर एवं नाजिर, नाप तोल अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। नाजिर का मतलब वही मैंने बता दिया, क्या बोलते हैं, देख रेख करने वाला निरीक्षक, है ना। अगला फैक्ट देखते हैं, राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क इनाम एवं अदा का वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर खालसा भूमि में बदल दिया था दोस्तों। तो क्या हुआ था, सबसे पहले तो ये पता होना है कि मिल्क क्या होता है। तो धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों को दी जाने वाली भूमि को मिल्क कहते थे। मिल्क कहते थे। धार्मिक प्रवृत्ति के व्यापारी को दी जाने वाली भूमि को मिल्क कहते थे। इसके अलावा इनाम, तो इनाम में दी जाने वाली भूमि, जैसे कोई कुछ जीत रहा है या कुछ कर रहा है तो उसकी प्रशंसा के लिए, बहादुरी के लिए इनाम में दी जाने वाली भूमि को इनाम वाली कहते थे। और ये एक होता था वाअदा का वक्फ, तो ये जो है मुस्लिम धार्मिक उद्देश्यों के लिए दी जाती थी ये भूमि। मुस्लिम धार्मिक उद्देश्यों के लिए दी जाने वाली भूमि को बोलते थे, है ना। तो ये जो तीनों भूमि के बारे में मैंने बताया, ये तीनों भूमि के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस ले लिया था उसने और खालसा भूमि में बदल दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। खालसा भूमि क्या होती है? प्रत्यक्ष रूप से सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में रहने वाली भूमि को कहते हैं। प्रत्यक्ष रूप से सल्तनत यानी सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में रहने वाली भूमि को कहते हैं। इससे प्राप्त आय शाही कोष में जमा कर दी जाती है। इससे जो भी आय बाद में प्राप्त होगी वो सब शाही कोष में जमा कर दी जाती है। तो उसने ये किया था, ये फैक्ट समझ में आ गया होगा तुमको। जो भूमि उसने दिया था उसको वापस ले लिया था और खालसा भूमि में बदल दिया था। खालसा भूमि क्या होती है मैंने बता दिया था, है ना। अरे खालसा जैसे अभी रहता है वर्तमान में वैसे ही है। जैसे अभी वर्तमान में रहता है ना कि पूरा आय इकट्ठे जमा होता है सरकार के पास, क्या बोलते हैं उसको भी याद नहीं आ रहा है, वैसे ही उस टाइम पे था, खालसा भूमि में जमा होता है। अगला है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए जाने वाले 2 नवीन कर थे। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए जाने वाले 2 नवीन कर थे। एक कर का नाम था चराई कर, जो दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। है ना। दुधारू पशुओं, जो दूध देने वाले पशुओं पर लगाया जाता था, चुराई कर आता है पेपर में। दूसरा है गढ़ी कर, घरों एवं झोपड़ियों पर लगाया जाता था। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है दोस्तों, याद रखना है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए जाने वाले 2 नवीन कर थे। एक तो चराई कर जो दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था, और दूसरा था घड़ी कर जो घरों एवं झोपड़ियों पर लगाया जाता था। याद रखना है ये किस पे लगाया जाता था, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों। तो ये समझ में आया। आगे चलते हैं अपन और ये थोड़ा सा बचा देख लेते हैं, तुगलक ये खिलजी वंश को खत्म करते हैं। अलाउद्दीन के शासनकाल में 1297 से यानी 95, 96, 97, 1297 से 1206 तक मंगोलों के 6 आक्रमण हुए थे। मंगोलों ने 6 बार आक्रमण किया था, यानी 6 आक्रमण किए थे। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1297 से 1306 तक मंगोलों ने 6 बार आक्रमण किए दोस्तों। मंगोल मानव से लेकर हर प्रकार के जीवों का खून पीते थे। मंगोलों ने भारत पर कब से कब तक किया? तो 1297 से 1306 तक लगातार आक्रमण किया। उस समय प्रसिद्ध था कि उनके कोई हरा नहीं सकता करके, ये प्रसिद्ध था कि मंगोलों को कोई हरा नहीं सकता। उस समय उन्होंने 5 बार भयानक अटैक किया भारत पे, है ना। तो उसको अपन देखते हैं। देखो, तो प्रथम आक्रमण 1297 में कादर खां के नेतृत्व में किया था। क्वेश्चन आ सकता है किसके नेतृत्व में किया था? कादर खां के नेतृत्व में। दूसरा आक्रमण 1298 में साल्दी के नेतृत्व में किया था। याद रखना है, साल्दी के नेतृत्व में किया था। तीसरा आक्रमण 1299 में कुतलुग ख्वाजा के नेतृत्व में किया था। कुतलुग ख्वाजा के नेतृत्व में किया था, याद रखना है। चौथा आक्रमण 1303 में
तरगी तरगी के नेतृत्व में किया था। किसके? तरगी के नेतृत्व में किया था। पांचवा आक्रमण 1305 में अली बेग व तारतक के नेतृत्व में किया था। अली बेग व तारतक के नेतृत्व में किया था। छठा आक्रमण 1306 ईस्वी में कबक एवं इकबाल मंद के नेतृत्व में किया था। छठवां आक्रमण किसके नेतृत्व में किया था? कबक एवं इकबाल मंद के नेतृत्व में किया था। तो ये 6 आक्रमणों को अपने से हल्की सी जानकारी होना, कौन से में नेतृत्व किया, बस इतनी चीज जानकारी होना। आगे चलते हैं अपन। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है 5 जनवरी 1316 को। 5 जनवरी 1316 को मृत्यु हो जाती है। कैसे होती है इसकी मृत्यु? तो इसकी मृत्यु जो होती है जलोदर रोग से हो जाती है ना। एक रोग लग जाता है इसको, मृत्यु जलोदर रोग से ग्रस्त हो जाता है। अलाउद्दीन खिलजी अपना अंतिम समय अत्यंत कठिनाई से व्यतीत करता है, बिताता है, और 5 जनवरी 1316 को इसकी मृत्यु हो जाती है ना। है ना। जलोदर रोग का मतलब होता है दोस्तों त्वचा रोग, है ना। तो यह भी कहा जाता है कि अंतिम समय में अलाउद्दीन खिलजी को एक त्वचा रोग यानी कोढ़ रोग भी बोलते हैं उसको, कोढ़ हो गया था, जिसके कारण वह बहुत परेशान होने लगा था। अलाउद्दीन का मकबरा कुतुब मीनार के परिसर में स्थित है दोस्तों। अलाउद्दीन का मकबरा जो है, अलाउद्दीन का मकबरा कुतुब मीनार के परिसर में स्थित है, इतना याद रखना है। अलाउद्दीन कैसा था तो इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको। ये अलाउद्दीन खिलजी ने हिंदुओं के खिलाफ भेदभाव किया। हिंदू समुदाय पर जजिया कर और एक चरई कर और एक ग्रह कर लगाया। यह कर मुस्लिम शासकों के प्रति गैर मुसलमानों के लिए एक सुरक्षा शुल्क के रूप में था। गैर मुसलमानों के लिए एक सुरक्षा शुल्क के ऊपर था। तो वो हिंदुओं के खिलाफ भेदभाव भी किया करता था, है ना। तो ये जानकारी होना अपने को, तो इतना समझ में आया। उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद क्या होता है ना, उसके बाद क्या होता है कि कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 में दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 में दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। ये नग्न स्त्री और पुरुष की संगत पसंद थी इसको। ये एक ऐसा सुल्तान था जिसको नग्न स्त्री और पुरुषों की संगत पसंद थी, यानी पुरुषों के साथ रहने में उसको मजा आता रहा हुआ, है ना। तो उसको इसकी संगत पसंद थी। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का शासक था ये, है ना। कभी इसके बारे में पूछा तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, है ना, था। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने 1316 से लेकर 1320 तक के शासन किया है। मात्र कब से कब तक? 1316 से लेकर 1320 तक के शासन किया है, दिल्ली के शासन किया है। इसका एक विश्वास पात्र वजीर था जिसका नाम था खुसरो खां। इसका एक विश्वास पात्र वजीर था खुसरो खां, जिसने 15 अप्रैल 1320 को इसके सिंहासन पर कब्जा कर लिया। इसके सिंहासन पर कब्जा कर लिया। उसके पहले थोड़ी सी काम की जानकारी यहाँ पढ़ लेते हैं। मुबारक खिलजी कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आ जाता था। तो लड़कियों का ऐसा ऊपर वाला गाउन वाउन कुछ पहन के आ जाता था, है ना। तो मुबारक खिलजी कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों यानी लड़कियों का कपड़ा पहनकर आ जाता था। बर्नी जो था, जियाउद्दीन बर्नी ने बताया है हमको, उसके अनुसार मुबारक कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था। कभी कभी दरबार लगा हुआ है और वो अपने कमरे से निकलता रहा होगा और सीधे नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ते इधर से उधर जाता रहा होगा, है ना, मजा लेते हुए। तो ये रोल काल था। तो क्वेश्चन आते रहता है मुबारक खिलजी के बारे में, याद रखना, है ना। मुबारक खिलजी कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आ जाता था और नाचने लगता था उनके सामने। दूसरा है, बर्नी ने अपने को बताया, बर्नी के अनुसार मुबारक कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था। तो दौड़ा करता था तो अपने को समझ में आ रहा है इससे कि ये कैसा सुल्तान था, है ना। उसके बाद क्या होता है, मुबारक खां ने खलीफा की उपाधि धारण कर ली थी। बताओ, इसने खुद को ही खलीफा घोषित कर लिया था, बोले मैं खलीफा हूं, है ना। खलीफा इसने खलीफा की उपाधि धारण कर ली थी। तो ये खुद ही खलीफा बन गया था। तो मुबारक खां ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन आता है कई बार, खलीफा की उपाधि किसने धारण करी थी? तो मुबारक खां ने करी थी। अब मैंने बताया था मुबारक के वजीर, उसका एक वजीर था, है ना। तो मुबारक खान का एक क्या बोल दिया मैंने, मुबारक का एक वजीर था, है ना। कुतुबुद्दीन मुबारक जो था उसका एक विश्वास पात्र वजीर था जिसका नाम था खुसरो खां।
तो मुबारक के वजीर खुसरो खां ने 15 अप्रैल 1320 को इसकी हत्या कर दी। बोले तेरा बहुत हो गया रोल कॉल, हट यहाँ से, है ना। तो उसने निपटा दिया, बोले बहुत उदन रहा है, बहुत नाच रहा है। तो समझ में आया, मुबारक के वजीर खुसरो खां ने 15 अप्रैल 1320 को इसकी हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठा, स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। तो समझ में आ गया, ऐसा करके कौन बनता है बाबा, ये बनता है कौन, खुसरो खां। ऐसा करके कौन दिल्ली का सुल्तान बनता है, अगला खुसरो खां बनता है। अब खुसरो खां ने पैगंबर से सेनापति की उपाधि धारण की थी। खुसरो खां ने पैगंबर, पैगंबर क्या होता है, तो वो एक पूज्य व्यक्ति जो ईश्वर का संदेश सुनने वाला माना जाता है ना। तो एक पूज्य व्यक्ति जो ईश्वर का संदेश सुन रहा है और शासन कर रहा है कि कैसे चलाना है, धार्मिक संप्रदाय का प्रवर्तक होता है वो, तो है ना। जैसे मोहम्मद साहब एक मुस्लिम पैगंबर थे, उसी प्रकार का, तो है ना। तो ये पैगंबर, तो इसने क्या किया, खुसरो खां ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण करी। पैगंबर, मैं पैगंबर का सेनापति हूँ करके, है ना, मैं पैगंबर का सेनापति हूँ, ऐसा पूज्य व्यक्ति जो ईश्वर का संदेश सुनने वाला, मानने वाला संप्रदाय प्रवर्तक होता है, उसने ऐसा। तो ये पैगंबर का मतलब समझ में आ गया होगा। तो ऐसा क्वेश्चन आते रहता है। खुसरो खां ने पैगंबर की उपाधि, पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। तो यहाँ से अपने को क्या क्या समझ में आया कि अपन ने सबसे पहले तो इस तरीके से क्या होता है दोस्तों, खिलजी वंश समाप्त होता है। उसके बाद क्या होता है, 5 सितंबर 1320 को, 5 सितंबर 1320 को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक, जिसका नाम था तुगलक, गाजी ग्यासुद्दीन तुगलक, 8 सितंबर 1320 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है, दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। तो उससे अपने को ये समझ में आया कि ये कुछ दिन के लिए खुसरो खां, उसके बाद इसका पराजित किसने किया, गाजी मलिक ने, जिसको हम अगले लेक्चर में तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो ये समझ में आया अपने को। अपन ने इस लेक्चर, अभी तो ये भी बचा हुआ है, रुक जाओ, ये बचा हुआ है, अभी भूल गया था मैं, ये वाला एक डब्बा छूट गया ना, है ना। बाजार नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए जाने वाले नवीन पद कौन से थे, उसके बारे में अपने को पता होना, है ना, उसके बारे में अपने को पता होना। तो कौन से पद थे, तो सबसे पहले था दीवान ए रियासत। दीवान ए रियासत अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निर्मित एक विभाग था, जिसका कार्य व्यापार वर्ग पर नियंत्रित करना था, व्यापार वर्ग पर नियंत्रित करना था। जबकि रियासत ए दीवान पुस्तक, दीवान ए रियासत क्या था, यह व्यापारियों पर नियंत्रित रखता था, यह बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन करता था। तो बस इतना याद रखना है, कभी पूछेगा, बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन करता था। अलाउद्दीन खिलजी के शासन में बना था, जिसका कार्य था, क्या था, व्यापार वर्ग पर नियंत्रण रखना इसका कार्य था, इतना याद रखना है। अगला है सहना ए मंडी। सहना ए मंडी, प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक होता था, है ना। क्वेश्चन आ सकता है दिल्ली सल्तनत के दौरान सहना शब्द किससे संबंधित है, ऐसा भी तो क्वेश्चन आ सकता है, आ चुका है एक बार इसलिए बता रहा हूं। दिल्ली सल्तनत के दौरान सहना शब्द किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है किससे, बाजार अधिकारी से। बाजार का अधीक्षक यानी बाजार का अधिकारी, बाजार अधिकारी से संबंधित है। तो सहना ए मंडी, प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक होता था, बाजार का अधीक्षक होता था, याद रखना है। बाजार पर नियंत्रण के लिए अलाउद्दीन ने सहना ए मंडी नामक बाजार बनाए थे, है ना। बस इतना ही याद रखो यहाँ से। अगला है बरीद। बरीद क्या था पता होना, है ना। तो बरीद क्या था, बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था ये बरीद, है ना। बरीद संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था का मुखिया होता था सुल्तान, है ना। तो उसने क्या किया था, बरीद ए मुमालिक सल्तनत के दौरान, बरीद ए मुमालिक सल्तनत के दौरान राज्य समाचार एजेंसी का प्रमुख बनाया था उसको। राज्य समाचार एजेंसी यानी, है ना, वह खुफिया और समाचार सभाओं का प्रमुख होता था, कि समाचार लेके आता था कहीं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उसके बारे में, बस, है ना। तो ये था बरीद, क्या था, बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था और सूचना लेकर आता था और सुल्तान को बताता था, उसके लिए था, है ना, उसके लिए था बरीद ए मुमालिक, है ना। ये समाचार लेकर आता था घूम घूम के, कहाँ कैसा चल रहा है, सही चल रहा है कि नहीं, उसका था बरीद। उसके बाद है
मुनहियान व गुप्तचर, मुनहियान व गुप्तचर, गुप्त सूचना प्राप्त करने वाला था, ये गुप्त सूचना प्राप्त करने वाला था। मुनहियान, है ना, ये क्या था, इसके अधीन सबसे पहले अपन ने पढ़े बरीद। बरीद होते थे जो बाजार के अंदर घूम घूम कर बाजार का निरीक्षण करते थे। बरीद के नीचे होता था, ये जो बरीद है उसके नीचे होता था मुनहियान व गुप्तचर कार्य करते थे दोस्तों। इसके नीचे बरीद के नीचे मुनहियान व गुप्तचर कार्य करते थे, जो गुप्त सूचनाओं को प्राप्त करते थे। गुप्त सूचना, कहीं कौन सी साजिश तो नहीं चल रही है, कोई गुप्त सूचना तो नहीं चल रही है, उसको प्राप्त करके रखते थे और बताते थे सुल्तान को। तो ये समझ में आ गया, नाम पूछे जा सकते हैं, किसको क्या बोलते थे याद रखना है। ये एक डिब्बा बच गया लाल कलर का, इसको पढ़ लेते हैं। अमीर खुसरो के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, कौन क्या था ये करके, है ना। तो ये अमीर खुसरो कौन था, तो इसका पूरा नाम था अब्दुल हसन यामुद्दीन अमीर खुसरो। 14वीं शताब्दी में लगभग दिल्ली के निकट रहने वाला एक प्रमुख कवि, शायर, गायक और संगीतकार था दोस्तों ये, है ना। उसका परिवार कई पीढ़ियों से राज्य दरबार से संबंधित रहा है, किसका, अमीर खुसरो का। स्वयं अमीर खुसरो ने, अमीर खुसरो इतना जिया इसने कि अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का शासन देखा है, दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासन देखा है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, किसने दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासन देखा है, तो स्वयं अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का शासन देखा है और देख के उसने जज किया है कि कौन कैसे कर रहे हैं करके, और वो को लिख के बताया है। अमीर खुसरो प्रथम मुस्लिम कवि थे जिन्हें हिंदी भाषा शब्द को खुलकर प्रयोग किया था, है ना। हिंदी भाषा शब्द का खुलकर प्रयोग किया था। वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी और फारसी में एक साथ लिखा, हिंदी में भी फारसी में भी एक साथ लिखा। खड़ी बोली का आविष्कार का श्रेय भी दिया जाता है, इसको खड़ी बोली भी के आविष्कार का श्रेय भी दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे अपने को याद रखने लायक है दिल्ली यानी अमीर खुसरो को तोता ए हिंद भी कहते हैं। तोता क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसने हर चीज बताया है ना, तोते की तरह हर चीज हमको बताया है, इतिहास की झलक इतिहास के बारे में, इसलिए अमीर खुसरो को तोता ए हिंद भी कहते हैं। ये देखो यहाँ से पढ़ लेता हूँ मैं, अभी तरफ से जो पता था मेरे को वो बताया। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था, मोहम्मद हसन था। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसका नाम क्या था करके, इसका नाम था मोहम्मद हसन। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था, मोहम्मद हसन था। इसका जन्म पटियाला पश्चिम उत्तर प्रदेश के बदायूं के पास हुआ था, बदायूं के पास हुआ था। 1252 ईस्वी में हुआ था। खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था, है ना, शिष्य थे, याद रखना है। जो प्रसिद्ध सूफी संत खुसरो जो था, प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वह बलवन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक, है ना, बलवन से लेके जो दिल्ली सल्तनत, वो क्या नाम है, गुलाम वंश का शासन रहा है, बलवन से लेके खिलजी वंश का शासक रहा है तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। तो 8 सुल्तान, है ना, तो उसने बलवन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक दिल्ली सल्तनत के दरबार में रहता था, यानी 8 सुल्तान का शासनकाल देखा इसने। उन्होंने तोतिए हिंद लिखा है क्या, तूतिए तोते उसी बोलते हैं, है ना। इसको अपन ऐसे ही बोल सकते हैं, इसको तोता ए हिंद, ये देखो लिखा है तोता ए हिंद। भारत का तोता के नाम से भी जाना जाता है, भारत के तोता के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को ही दिया जाता है। सितार व तबले का आविष्कार डायरेक्ट पूछा जा सकता है, सितार व तबले का आविष्कार किसने किया, तो अमीर खुसरो ने किया, याद रखना है, अमीर खुसरो ने किया, याद रखना है। तो सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को ही दिया जाता है ना। ये स्रोत हमको एनसीईआरटी की एनसीईआरटी की 6वीं से पता चला है, यहाँ पे लिखा है कि ये स्रोत, ये जो पढ़ रहे हैं अपन, कहाँ से लिया गया उसके बारे में यहाँ लिखा है, एनसीईआरटी वर्ग 6वीं क्लास से लिया गया है ये वाली चीज़। तो ये समझ में आ गया, इतने क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। खिलजी वंश खत्म, एक ही लेक्चर में खत्म किया, थोड़ा लंबा हो गया लेक्चर, लेकिन क्या करें, काम की चीज़ बताना भी तो जरूरी है कि नहीं। ऐसा थोड़ी कि खिलजी वंश समाप्त हुआ, है ना। अब अगले लेक्चर में अपन तुगलक वंश के बारे में धमाकेदार तरीके से डिस्कस करेंगे दोस्तों। कौन सा वंश, तुगलक वंश के बारे में। नमस्कार।